वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। हम जो है आज आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। और अम्ल, क्षार और लवण ये जो टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक आपको दिसंबर सीटेट एग्जामिनेशन जो 6 to 8 के लिए है उसके लिए पढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो इस एग्जाम के बाद में आपका बीपीएससी का एग्जाम होगा 6 to 8 के लिए, उसके लिए भी हम आपको पढ़ा रहे हैं बीपीएससी 2.0 एग्जामिनेशन के लिए। ये दोनों के दोनों एग्जाम के लिए ये वीडियो आपको रामबाण साबित होगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो। इससे पहले ऑलरेडी हम एक चैप्टर कवरअप करवा चुके हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल एंड पेट्रोलियम। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक हम कमेंट सेक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए हम यहां से अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो सर हम आपको बात करते हैं एसिड बेस और साल्ट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? हम आपसे बात करते हैं एसिड बेस और साल्ट के बारे में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं अम्ल, और क्या बोलते हैं क्षार, और क्या बोलते हैं लवण। ये चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार और लवण। और इसको समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम आपसे बात करें कि सर एसिड बेस और साल्ट के बारे में, तो एसिड बेस और साल्ट को समझने से पहले आपको एक वर्ड को समझना पड़ेगा कि सर पीएच क्या होता है। किसको समझना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा कि सर पीएच क्या होता है। किसके बारे में बात करते हैं? पीएच। तो देखिए ये जो पीएच होता है ना, इसी पीएच को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसी को? सर हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ये पीएच जो है, ये इसका खोज किसने किया था? तो इस पीएच वैल्यू का खोज किया था भैया सोरेनसन ने। किसने किया था? सोरेनसन ने। किसने किया था? इसका खोज किया था सोरेनसन ने। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसी का हम बात करेंगे कि सर इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। फिर एक सवाल बनता है कि सर इसका खोज सोरेनसन कब किया था? तो ये किया था 1931 में। तो देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन कि पीएच का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने। कब किया था? तो 1931 में। अब सर एक सवाल बनता है कि सर ये जो पीएच होता है, ये पीएच कितना के बराबर होता है? तो मेरे दोस्त याद रखना, अगर अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा अगले स्लाइड में लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक ना। अब देखिए हम किसके बारे में बात करते हैं? हम आपको बात करते हैं सर पीएच के बारे में। देखिए पीएच होता क्या है? पीएच को हम लोग बोलते हैं माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? अब यहां पर पहले इस चीज को समझने से पहले आप समझिएगा, अगर हम पूरे का बात करें कि सर इसका मतलब क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, इस पूरे टर्म का मतलब होता है कि नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए लॉग का क्या है? नेगेटिव। लोगरिथम का क्या है? नेगेटिव। और कॉन्सेंट्रेशन किसका है? तो हाइड्रोजन आयन। देखिए क्या इस बॉक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या है? हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो भैया जब भी आपसे कोई पूछे कि सर बताइए पूरे टर्म का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव क्या बोलेंगे सर? इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। फिर यहां पर एक सवाल आता है कि सर जब इस पूरे का मतलब होता है कि नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो हमको यह बताइए कि यहां पर जो आप H प्लस लिखे हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्या होता है? इसका मतलब होता है मोलर। देखिए आप या तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पूरे को क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है H आयनों की मोलर सांद्रता, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या बोलेंगे? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्या बोलते हैं? H प्लस आयन। अब देखिए इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में बोलते हैं कि H प्लस आयनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सांद्रता। तो क्या बोलते हैं? मोलर सांद्रता। क्या बोलते हैं? मोलर सांद्रता। क्या बोलते हैं? सांद्रता। ये जो होता है भैया क्या होता है? ये इसका H प्लस आयन का मतलब होता है। तो पीएच का मतलब, पीएच क्या होता है? माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जहां पर H प्लस क्या होता है? तो H प्लस आयनों की मोलर सांद्रता होती है। कोई दिक्कत है? अब अगर हम इसी फार्मूला को आगे बढ़ाते हैं तो भैया आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर ये माइनस जो है ये क्या होता है? ये बाहर निकल जाता है, और यहां पर क्या जाता है? लॉग ऑफ H प्लस आयन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आता है।
अब देखिए यहीं से जब हम क्या करेंगे, इस माइनस को क्या करेंगे सर, यहां से क्या करेंगे, इसके ऊपर कर सकते हैं। आप यहां से क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कि लोगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन माइनस करके आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। और फिर अगर यहीं से हम क्या करेंगे, पीएच का वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे, तो यहां से पीएच का वैल्यू क्या आ जाएगा, log 1 बटे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये क्या जाता है सर, फाइनली यहां से log का वैल्यू निकल कर जाता है। और यहीं से अगर आपको बोलेगा कि भैया बताइए ये पीएच जो होता है ये किसका डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये पीएच वैल्यू जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका भैया, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का। किसका, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। मतलब सर क्या बोलेंगे, यहां पर ये जो H प्लस आयन है इसका ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई दिक्कत है, इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी भी इसका वैल्यू बढ़ेगा, H प्लस आयन का वैल्यू बढ़ेगा तो पीएच का वैल्यू घटेगा, और जब कभी भी H प्लस आयन का वैल्यू घटेगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वित्त कर्मानुपाती का अंतर। आसान है, पर विश्वास करते हैं कि ये चीज आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब सर हम आपको आगे बात करते हैं सर एसिड के बारे में। किसके बारे में बात, थोड़ा सा पीएच के बारे में और बात करते हैं। अब देखिए पीएच के बारे में अगर हम सर आपसे यहीं से बात करें, देखिए किसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं सर पीएच के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, पीएच के बारे में। अब समझिएगा ये पीएच है, तो देखिए पीएच वैल्यू कहां से कहां तक होता है, तो सर ये 0 से लेकर के 14 तक होता है। कितना तक होता है, ये 0 से लेकर के 14 तक होता है। कोई दिक्कत है, तो समझिएगा ये पीएच वैल्यू कहां से लेकर के कहां तक होता है, तो 0 से लेकर के 14 तक होता है। और बीच में जो सर आपका होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका 7। क्या होता है, ये होता है 7। और मेरे दोस्त आपको याद रखना है कि सर 0 से लेकर के जो 7 तक का वैल्यू होता है, क्या बोलेंगे सर, जो 7 तक का वैल्यू होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अम्ल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अम्ल। और 7 से लेकर के जो 14 तक होता है, क्या बोलेंगे, 7 से लेकर के जो 14 तक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षार। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पर भी आपको समझना है कि सर यहां पर 0 से लेकर के जो 3 तक होता है, क्या बोलेंगे, जो नॉर्मली सर 3 बोलिए क्या आप 4 बोल सकते हैं सर, नॉर्मली जो 3 से लेकर के क्या बोलेंगे सर, जो 3 से आप क्या बोल सकते हैं 4 तक होता है सर, इसको यहां से लेकर के यहां तक के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और 4 से लेकर के 7 तक में जो होता है जिसका पीएच वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वीक एसिड, मतलब कमजोर अम्ल। और यही बात रखना है कि 7 से लेकर के 10 तक का बीच में जो सर यहां से यहां तक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिएगा 7 से 10 तक में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और 10 से लेकर के जो 14 तक में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीक बेस। कोई दिक्कत है, क्या बोलेंगे सर, इसको बोलते हैं वीक बेस। अब चलते हैं, अब देखिए कभी कभी क्या होता है इसका कलर भी पूछता है कि भैया बताइए किसी का पीएच वैल्यू 14 होगा तो उसका कलर क्या होगा, ठीक ना। तो आप यहां से इस चीज को भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हमको एक चीज समझना है कि सर बताइए जो एसिड होता है, जो एसिड होता है वो एसिड क्या होता है। तो देखिए आप नॉर्मली सर एसिड के बारे में एक ही पॉइंट सिर्फ याद रखिएगा, और वो क्या होता है, देखिए एसिड का आप यहां पर 2 पॉइंट कि एसिड का अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तब क्या बोलेगा, इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा सर बेस जो होता है इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। कितना होता है, 7 से ज्यादा होता है। सर जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। वो क्या होता है, वो सर न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं उदासीन। वो कैसा होता है, तो वो उदासीन होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब भैया याद रखना कि सर अगर हम यहां पर इस चीज को पढ़ रहे हैं तो आप हमको एक चीज बताइए हमको कि सर अगर मान लीजिए कि यहां से हम 0 से लेकर के 14 की तरफ बढ़े, 14 की तरफ बढ़े, तो सर मेरा कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है, पीएच वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए अभी हम आपको तुरंत बतला है कि 0 से लेकर के 14 की तरफ जाने में आप बोलेंगे कि सर मेरा पीएच वैल्यू जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब मेरे दोस्त एक चीज हमको बताइए, जब 0 से लेकर के 14 तक में आपका पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो भैया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है इसका वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा। देखो कैसे, अभी तुरंत हम आपको पिछला पेज में बतलाए हैं कि पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, पीएच वैल्यू के बारे में अभी आपको तुरंत बतलाएं कि सर पीएच वैल्यू क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का। इसका मतलब जब पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, घटेगा। तो भैया देखो यही चीज तो यहां पर है ना, यही चीज तो भैया कहां पर है ना, यही चीज तो भैया आपको
देखिए यही चीज तो यहां पर है ना, इसका मतलब सर जब यहां पर pH प्लस वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान से समझना है, आपको समझ में नहीं आएगा ना मेरे दोस्त, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। भले ही ये आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है, लेकिन पढ़ा हम आपको उस तरह से रहे हैं जैसे कोई क्लास हो रहा होता है। तो देखिए जब pH का वैल्यू बढ़ेगा तो आप सिंपली बोलेंगे सर कि यहां पर जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का वैल्यू क्या होगा, ये घटेगा। क्या होगा, ये घटेगा। अब बताइए जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का वैल्यू घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय शक्ति क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। अब बोलेंगे सर बिल्कुल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। ये क्या होगा, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्लीय शक्ति। अम्लीय शक्ति ये क्या होगा, ये घटेगा। क्या होगा भैया, याद रखना, ये अम्लीय शक्ति क्या होगा, ये घट जाएगा। और जब अम्लीय शक्ति घटेगा तो भैया बताइए बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और उसी में आप जानते हैं कि 0 से 7 तक में जैसे जैसे आएंगे तो एसिड क्या होता है, कमजोर होते जा रहा है। और जब एसिड कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब एसिड का शक्ति क्या हो रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। देखिए क्या हो रहा है, गिर रहा है। लेकिन सर 7 से ऊपर जैसे जाएगा वो क्या होता जा रहा है, वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय शक्ति क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब सर इधर जो होगा क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय शक्ति, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। ये क्या होगा, ये क्षारीय शक्ति क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये क्षारीय शक्ति जो होगा वो क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां तक आपको ये चीज समझ आ गया। अब हम इसी के बाद में सर आपको आगे बतलाते हैं, वो समझिएगा वो क्या होता है। अब देखिए, अब सर हमको एक चीज बताइए कि सर एसिड जो होता है, अभी तक तो सब पढ़ा दिया, अब सर एसिड बताइए, एसिड होता क्या है, अम्ल जो है वो होता क्या। देखिए एसिड वो होता है, समझिएगा भैया, हम आपको एसिड के बारे में क्या बता रहे हैं। एसिड वो होता है जो क्या होता है, जल के साथ घुलने पर। अम्ल वो होता है, देखिए एसिड वो होता है, आप एसिड के बारे में बता रहे हैं, एसिड वो होता है जो सर क्या हो रहा है, जल के साथ में, मतलब वाटर के साथ में घुलने पर ये क्या देता है भैया, तो बोलेंगे कि सर ये जो है ना H प्लस आयन देता है, या सर आप इसी को क्या बोल सकते हैं, H3O प्लस आयन देता है। क्या होता है, ये देता है। देखिए ये देता है। और सर हम आपको इसीलिए बोले थे कि जब हम इधर से इधर जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो आपका सर pH वैल्यू जब कम हो रहा था तो सर आपका ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। खैर इस चीज को अभी आप समझ लिए हैं, अब इसको पहले समझिए, आप इसको पहले समझिए। हम क्या बतलाएं आपको कि एसिड वो होता है, जब आप कभी एसिड को पानी में घोलेंगे तो एसिड पानी में क्या होता है, H प्लस आयन या H3O आयन देता है। जो भी एसिड होगा वो पानी में घुलने के बाद में H प्लस आयन या H3O प्लस आयन देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सर हम लोग एसिड। H3O को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। अगर कोई पूछे कि सर यहाँ पर H3O जो होता है ये क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है ना, तो हाइड्रोनियम आयन देता है। और इसी को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हाइड्रोनियम आयन ही बोलते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। चलिए अब अगर हम यहां पर आपसे बात करें, अब देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सर अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो क्या बोलेंगे सर, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया बताइए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए इसका बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। एसिड तो सर कोई एक प्रकार का होता नहीं है, होता है। अब देखिए, अब लेकिन यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट हम और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले आपको कि किसी का pH वैल्यू है 6 और किसी का pH वैल्यू है 10, तो हम बोलेंगे भैया बताइए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक कंपाउंड है A, ठीक, A है और इसका pH वैल्यू कितना, वो है 6, लेकिन एक है B और इसका pH वैल्यू कितना है, इसका pH वैल्यू मान लेते हैं कि सर वो है 11, कितना, वो है 11। तो हम बोलेंगे कि भैया बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन A का ज़्यादा है या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है ये B का ज़्यादा है, तुरंत बतलाइए। अगर आपके पास में दिमाग होगा तो तुरंत बोल दीजिएगा। देखिए कैसे दिमाग निकालेंगे सर, अभी आप तुरंत बताए थे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन A का pH वैल्यू कितना है 6, इसका pH वैल्यू कितना है 6 और इसका pH वैल्यू कितना है, इसका pH वैल्यू है सर कितना 11। और क्या बोले थे कि pH वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का। इसका मतलब जिसका pH वैल्यू जितना ज्यादा होगा, जिसका pH वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, उतना कम होगा। क्या होगा, उतना कम होगा। इसका मतलब जिसका कम होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन A का क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके तुलना में, B के तुलना में। आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए
अब सर हम आपको इसी के साथ में क्या बतलाते हैं, हम आपको इसी के साथ में बतलाते हैं सर किसके बारे में, तो हम आपको बतलाते हैं एसिड के बारे में कि एसिड करें तो उसे बता दिया आपको। जैसे देखिए आप एसिड करें क्या बोले कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो क्या होता है पानी में घुलने के साथ में H+ आयन देता है। क्या होता है, H+ आयन देता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमको ये बात भी जो है समझ गया। जैसे सर आप अगर एसिड का एक एग्जाम्पल और लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको बात करते हैं HCl। HCl क्या है, ये एसिड है। आप एसिड को जैसे ही HCl को पानी में घोलेंगे तो ये क्या होता है, ये H+ आयन और क्या होता है Cl- आयन देता है। देखिए क्या यहाँ पर H+ दे दिया पानी में घुलते ही, इसका मतलब ये क्या है, ये एसिड है। आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लीजिए। आप H2SO4 को जैसे ही पानी में घोलेंगे यहाँ पर ये क्या करेगा 2H+, मतलब सर यहाँ पर सिंपल सी बात है H+ आयन देगा, हमको 2 इसको तो बैलेंस फैलेंस बाद में कर लेंगे। क्या होगा, H+ आयन दे देगा और सर क्या होगा SO4 2- दे देगा है क्या। तो देखिए क्या यहाँ पर H+ आयन दे दिया, तो जो भी H+ आयन पानी में घुलने के बाद देगा वो मेरा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अब सर हम बात करते हैं कि एसिड कितने प्रकार का होता है, तो देखिएगा एसिड 2 प्रकार का होता है। एक होता है सर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, एक क्या होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक क्या होता है, तो एक होता है सर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वीक एसिड। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिएगा अगर हम कभी भी आपसे बात करें कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड को आप अगर हिंदी में बात करें तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या बोलते हैं हिंदी में, देखिए थोड़ा सा कर प्रबल या कुछ इस तरह से बोलते हैं, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होगा जो क्या करेगा, कंप्लीटली पानी में घुलने के बाद में कंप्लीटली H+ आयन देता है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है, वह अम्ल होता है जो जल में संपूर्ण रूप से H+ आयन देता है। मतलब सर जी जो जल में घुलने के बाद में कंप्लीटली, हम क्या बोलेंगे, जो कंप्लीटली क्या करेगा, H+ आयन देगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन जो जल में घुलने के बाद में सर कंप्लीटली नहीं बल्कि थोड़ा बहुत, मतलब पार्शियली, क्या बोलेंगे, पार्शियली क्या करेगा सर, H+ आयन देगा, वो मेरा क्या होता है, वो होता है मेरा वीक एसिड। अब आप बोलेंगे सर पार्शियली का मतलब क्या होता है और कंप्लीटली का मतलब क्या होता है। देखिए कंप्लीटली का मतलब होता है भैया संपूर्ण रूप से, क्या होता है, इसी का मतलब होता है संपूर्ण रूप से। जो जल में घुलने के बाद में संपूर्ण रूप से H+ आयन देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो सर जल में घुलने के बाद में संपूर्ण रूप से H+ आयन नहीं देता है वो क्या होता है, वो वीक एसिड होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड को सर हिंदी में इन माय ओपिनियन थोड़ा सा अगर गलती होगा तो आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा, मतलब कमेंट में बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर आप जो है ये मतलब जो है हिंदी में गलत बोले। हमको जहाँ तक मेरा दिमाग 99% क्लिक करता है, इसका हिंदी होगा प्रबल अम्ल। क्या होगा, इसका हिंदी होगा प्रबल अम्ल। 1% ही गलत हो सकता है। और वीक एसिड का क्या होता है, इसको बोलते हैं दुर्लभ अम्ल। सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दुर्लभ अम्ल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दुर्लभ अम्ल। कोई दिक्कत है। तो अब सर यहीं से आपको क्या करना है, इस चीज को याद करना है। अब देखिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या क्या रखना, बस अगर आप इतना को याद कर लेते हैं तो बाकी जो भी होगा वो वीक एसिड होगा। इसमें सर एक हो गया आपको HCl, एक हो गया सर आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और एक हो गया सर आपका कौन सा, देखिए एक हो गया सर आपको HNO3। क्या हो गया, एक हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड, और एक हो गया सर आपको HBr, और एक हो गया HClO4, और एक क्या हो गया, एक हो गया HI। ये सब जो होता है ये सब क्या होता है, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कोई दिक्कत है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HBr और HClO4 और HI, ये सब का सब क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसके बाद जो भी होता है वो सब क्या होता है, वीक एसिड। और देखिए हम लोग नॉर्मली एसिड को भी क्या करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो खाने में हम लोग कौन सा एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो यही वीक एसिड का। इसलिए सर याद रखिएगा कि वीक एसिड जो होता है ये क्या होता है, ये खाने योग्य एसिड होता है। क्या बोलेंगे सर, ये खाने योग्य अम्ल होता है। तो पूछेगा कि कौन सा अम्ल को हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रबल अम्ल को या दुर्लभ अम्ल को। तो क्या बोलेंगे, दुर्लभ अम्ल को हम लोग क्या करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर बताइए जो आपका वीक एसिड होता है, जो आपका वीक एसिड होता है इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, दुर्लभ अम्ल का एग्जाम्पल क्या होता है, तो भैया इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है, लिख लो ऑल ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलेंगे, ऑल ऑर्गेनिक एसिड। जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जितना भी कार्बनिक अम्ल होता है। क्या बोलेंगे, कार्बनिक अम्ल होता है। सारे के सारे कार्बनिक अम्ल सर क्या होते हैं, वो जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। और कार्बनिक अम्ल का सर बेस्ट एग्जांपल क्या क्या है, तो आपको भैया मालूम होगा कि कार्बनिक अम्ल में आपका सर क्या क्या आता है, तो सर इसके एग्जांपल में आ जाता है सर ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। और क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। ये सब क्या है, सब का सब कार्बनिक। देखिए दुनिया में जितने भी कार्बनिक अम्ल होंगे सब वीक एसिड होंगे,
और कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो ये ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया। अब मेरे दोस्त यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि भैया बताइए ये जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है? तो याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। किस में पाया जाता है? ये पता है टोमेटो में। और 100% सीटेट में आने वाला सवाल है, 100% हम आपको ऐसे बोल रहे हैं। और फॉर्मिक अम्ल ये किस में होता है? तो ये होता है रेड एंट में। ये किस में होता है? रेड एंट, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? लाल चींटी। क्या बोलते हैं भैया? ये बोलते हैं लाल चींटी। 100% क्वेश्चन जो है यहां से आता ही आता है, कोई दिक्कत है? तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया आपको ऑर्गेनिक एसिड। क्या हो गया? ये हो गया आपको ऑर्गेनिक एसिड। कोई दिक्कत है? तो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल क्या हो गया? ये सब हो गया। चलिए अब सर यहीं से हम आपको कुछ जो है और एसिड के बारे में बतलाते हैं कि सर बताइए, अगर हमसे कोई पूछ ले कि सर बताओ, जैसे क्या मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि जैसे क्या मान लीजिए कि बताओ HCl ये कैसा एसिड है? तो ये सब इनऑर्गेनिक एसिड है, अकार्बनिक एसिड है। और जितने भी लगभग अकार्बनिक एसिड होते हैं वो क्या होता है? वो जो होता है भैया वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। याद रखेगा कि जितने भी क्या होता है सर जी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे और मतलब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। कोई दिक्कत है? अब सर देखिएगा, अगर यहां से कुछ आपसे पूछ लेंगे सर नेचुरल एसिड कौन सा होता है, प्राकृतिक अम्ल जो होता है वो कौन सा होता है? अगर यहां से आपसे बात कर ले नेचुरल एसिड, अब देखिए ये नहीं पूछेगा आपसे कि नेचुरल एसिड कौन सा है, प्राकृतिक अम्ल कौन सा है, आपसे सीधा पूछेगा कि कौन सा एसिड में कौन सा अम्ल जो होता है क्या पाया जाता है, ठीक है ना, या कौन सा एसिड जो है किसमें पाया जाता है। तो अगर आपसे बात करें प्राकृतिक अम्ल के बारे में, देखिए प्राकृतिक अम्ल में सर किसका बात करते हैं? तो हम आपसे बात करते हैं सर साइट्रिक एसिड का। किसके बारे में बात करते हैं? साइट्रिक एसिड। और पूछेगा ये क्वेश्चन, ये स्लाइड पर जितना इंपॉर्टेंट कर लो, पूछेगा कि साइट्रिक एसिड जो होता है ये किसमें पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है सर ऑरेंज में और लेमन में। इसमें किसमें पाया जाता है? ऑरेंज और लेमन, जो आपका नींबू होता है। खट्टा फल में क्या होता है? साइट्रिक एसिड। याद रखना कि खट्टा फल में क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। इसके बाद में सर दूसरा में हम क्या बोल सकते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलेंगे? एस्कॉर्बिक एसिड। सर ये किसमें होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है सर किसमें? ये होता है आंवला में। किसमें होता है? ये होता है आंवला में। और सर किसमें होता है? संतरा में। इसमें भी क्या होता है सर? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सर इसके बाद में हम क्या बात करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड आपको तुरंत बोल दिया है, ऑक्जेलिक एसिड तुरंत बोल दिया सर आपको। ऑक्जेलिक एसिड के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है? टोमेटो में। और सर किसमें होता है? तो टमाटर के साथ साथ पालक में भी होता है। किसमें होता है? पालक में। पालक और टमाटर में क्या होता है सर? ऑक्जेलिक एसिड होता है। और ये सब भी क्या है? ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड है सर। आपको ऑर्गेनिक एसिड को भी हम नेचुरल एसिड बोलते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम देखते हैं सर किसके बारे में, तो अब हम देखते हैं सर किसके बारे में, तो हम अब बात करते हैं सर लैक्टिक एसिड के बारे में। अब यहाँ से पूछता है कि सर लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड कहाँ पर होता है? याद रखना कि लैक्टिक एसिड होता है दही में। किसमें पाया जाता है? दही में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। दूसरा सर मेलिक एसिड किसमें होता है? किसकी बात करते हैं? मेलिक एसिड की बात करते हैं। तो मेलिक एसिड होता है सर एप्पल में, सेब में होता है। किसमें होता है? एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मेलिक एसिड। और सर टार्ट्रिक एसिड को बोलते हैं कच्चा आम में होता है। किसमें होता है? टार्ट्रिक एसिड। सब क्वेश्चन सीटेट का पूछा हुआ है। क्या बोलेंगे सर? टार्ट्रिक एसिड। और ये किसमें पाया जाता है? तो आप बोलेंगे सर ये होता है कच्चा आम में। ऐसे लिखिए इसको, इसको लिखिए कच्चा आम और अंगूर में। कच्चा आम और अंगूर जो होता है उसमें क्या होता है गुड़िया? तो आप बोलेंगे सर टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो पाया जाता है। कोई दिक्कत है? चलिए अब सर हम आपको थोड़ा सा किसके बारे में बतलाते हैं, तो सर हम आपको बतलाते हैं चलिए अब हम आपको किसके बारे में बतलाते हैं, तो सर अब हम आपको बतलाएंगे कि देखिएगा सर इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सर, किसके बारे में? एसिड के बारे में। तो सर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सर अम्ल के लक्षण के बारे में, एसिड के कैरेक्टर के बारे में। तो भैया जब भी आपसे कोई एसिड का कैरेक्टर पूछे तो सबसे पहला बात आपको क्या बोलना है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सर इसका टेस्ट होता है खट्टा। क्या बोलेंगे? इसका टेस्ट कैसा होता है? सावर होता है। तो याद रखना कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है? तो सर खट्टा होता है। पहला पॉइंट तो ये बात आपको रखना है। क्या बोलेंगे सर? एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। कोई दिक्कत है? जी सर। दूसरा बात देखिए, एसिड जो होता है ना ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। याद रखना कि सर एसिड जो होता है ये ब्लू लिटमस को, क्या बोलेंगे? ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है। सर क्या करता है? कन्वर्ट मतलब बदलता है। किसमें? ये कन्वर्ट करता है रेड लिटमस में। किसमें? रेड लिटमस में। अब समझिएगा, देखिएगा इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए, इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए। और वो ट्रिक क्या होता है? वो ट्रिक होता है अनिल। क्या होता है? अनिल। अब देखिए कैसे याद रखेंगे सर, देखिए ओ से क्या होता है? ओ से होता है एसिड। क्या होता है? एसिड। और नो से क्या होता है? नीला। और नीला को क्या बोलते हैं? नीला को बोलते हैं ब्लू। और लो से क्या होता है? लो से होता है लाल। क्या होता है? लाल। अब देखिए ब्लू लिटमस मतलब नीला को किस में कन्वर्ट कर रहा है? रेड में। देखिए अनिल मतलब अनिल क्या कर रहा है? नीला को ब्लू में। और नीला को ब्लू में क्या कर रहा है? एसिड।
अब सर सिंपल सी बात है, अगर आपको अनिल याद हो गया इसका मतलब एसिड नीला को लाल में, तो भैया बेस क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, वो क्या करेगा, लाल लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करेगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब सर हम आगे बात करते हैं कि और क्या क्या बात याद रखना। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है सर एसिड के बारे में। वो पॉइंट क्या है जो आपके एग्जाम में पूछेगा सर जी, एसिड जो होता है जब वो मेटल से रिएक्शन करता है, जब एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है, धातु से रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है मेटल का साल्ट। क्या बनाता है, उस मेटल का साल्ट बनाता है, और क्या बनाता है, H2। क्या बनाता है, H2O बनाता है, H2 रिलीज करता है। अब याद रखना यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जब कभी भी किसी एसिड का रिएक्शन, अब देखिए एसिड मतलब अम्ल, धातु मतलब मेटल, मेटल साल्ट का मतलब क्या होता है, धातु लवण। मेटल साल्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धातु लवण, मतलब वो धातु लवण के साथ साथ क्या बनाता है, H2 गैस जो होता है वो रिलीज करता है। लेकिन याद रखना यहां पर इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। अपवाद क्या है, अपवाद है सर इसका नाइट्रिक एसिड। क्या है, नाइट्रिक एसिड। जब कभी भी नाइट्रिक एसिड, याद रखना भैया किसके बारे में बात करते हैं, हम नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करते हैं। जब कभी भी नाइट्रिक एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है, किसी मेटल से रिएक्ट करता है, तो भैया याद रखना नाइट्रिक एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करने के बाद में उस मेटल का साल्ट तो बनाता है, लेकिन याद रखना यहां पर H2 गैस रिलीज नहीं करता है। क्या बोलेंगे, H2 गैस रिलीज। तो पूछेगा कि वह कौन सा एसिड है जो किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करने के बाद में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, जबकि मेटल का तो प्रॉपर्टी होता है। जबकि सर जी एसिड का प्रॉपर्टी है कि एसिड जब भी किसी धातु से रिएक्शन करेगा तो मेटल साल्ट बनाएगा और क्या करेगा, ये H2 गैस जो है वो रिलीज करेगा। लेकिन सर जी एक एक्सेप्शन है, वो है नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड के केस में जब भी नाइट्रिक एसिड किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। याद रखना कि नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस ऑन द रिएक्शन ऑफ एनी मेटल। जब किसी भी मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, मतलब क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस को नहीं रिलीज करता है, ठीक है ना। अब सर दूसरा इसके बारे में एक पॉइंट आपको और याद रखना है, आपको एक बात और याद रखना है, और वो बात क्या रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सर जी नाइट्रिक एसिड ही मेटल से रिएक्ट करने के बाद में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, बल्कि कुछ धातु भी है। अगर सर ये वो सब मेटल भी किसी भी अम्ल से रिएक्शन करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करता है। लेकिन दो बात बोले, इस कंडीशन में हम आपको एसिड पर जोर दे रहे हैं। पूछेगा कि वह कौन सा एसिड है जो किसी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करने के बाद में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, तो वो होगा नाइट्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब हम आपको बताएंगे मेटल के बारे में कि वह कौन सा मेटल है जो मेटल किसी भी एसिड के साथ, दुनिया का कोई भी एसिड हो उसके साथ में रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। समझ में आ गया हम क्या बतलाना चाह रहे हैं। तो अब चलिए आगे वाले स्लाइड में और समझिएगा यहां से हम क्या बात कर ले। देखिएगा कुछ ऐसा मेटल है, और वो मेटल कौन सा है, तो सर जी इस मेटल के लिए आप एक चीज याद रखिएगा, वो मेटल कौन सा, वो है गोल्ड। देखिएगा कुछ ऐसा मेटल है जो मेटल अगर सर किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो याद रखिएगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, ये इसका मतलब हो गया। अब ये मेटल कौन सा होगा जो मेटल किसी भी दुनिया के एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, इसका नाम पूछता है, और ये आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर 1 पर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड। क्या बोलते हैं, गोल्ड। इसका सिंबल क्या होता है, Au। तुम Au को किसी भी एसिड से रिएक्ट करो, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। दूसरा क्या होता है, प्लेटिनम। क्या होता है, प्लेटिनम। आप प्लेटिनम को किसी भी एसिड से रिएक्ट कीजिए, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है सर सिल्वर। क्या होता है, सिल्वर। और सिल्वर को क्या बोलते हैं, Ag। आप सिल्वर को किसी भी एसिड से रिएक्ट कीजिए, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। और चौथा नंबर पर सर क्या होता है, यहां पर होता है सर मरकरी। क्या होता है, ये होता है मरकरी। मरकरी सिंबल क्या होता है, Hg। आप मरकरी को किसी भी एसिड से रिएक्ट कीजिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। और एक लास्ट में क्या होता है, कॉपर। क्या होता है, कॉपर। और कॉपर को भी आप किसी भी एसिड से रिएक्ट कीजिए। मतलब ये सब जो मेटल है, ये सब मेटल को आप कभी भी याद रखिएगा, आप अगर कभी भी इस सब मेटल को अगर आप कभी भी क्या कीजिएगा, किसी भी एसिड से रिएक्ट करवाइएगा तो ये कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, ये इसका मतलब होता है। और कौन सा एसिड, तो नाइट्रिक एसिड। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आएगा नहीं, भर भर के आएगा, और जब भी आएगा तो यहीं से आएगा। कोई दिक्कत है, तो यहां तक जो है आपको ये बात याद रखना। अब सर आगे प्रॉपर्टी क्या रखना है कि देखिए सर जो एसिड होता है ना, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगला पॉइंट हम आपको इसके बारे में 5वां या 6ठा जो भी होगा देखिएगा, ये क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब क्या बोलेंगे सर, ये विद्युत का क्या होता है, क्या होता है, सुचालक होता है। देख लीजिएगा सर, समझ आ गया। अब मेरी बात को आप समझिएगा सर, कोई भी चीज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता क्यों है? अगर हम आपसे ये सवाल पूछ दे, दुनिया में कोई भी चीज हो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता क्यों है? देखिए दुनिया में कोई भी चीज अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, वहां पर सर क्या है, फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन जो वो क्या है, फ्री फॉर्म में है। जहां भी फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉन होगा वो चीज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, मतलब उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। और जहां भी फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास नहीं करेगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब एक अगला बात और भी है, एक छठा प्रॉपर्टी और भी है, उसको भी आप समझ लीजिए। जब कभी भी किसी एसिड का रिएक्शन किससे होता, मेटल कार्बोनेट से होता है। किससे होता है? किसी मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट से होता है, तो उस कंडीशन पे ये क्या करता, उस मेटल का साल्ट बनाता जिस मेटल से रिएक्ट करेगा, और साथ में क्या करता है, हाइड्रोजन, मतलब क्या करता है, पानी निकालता है, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो क्या करता है, वो रिलीज करता है। कोई दिक्कत है? क्या बोलेंगे, रिलीज करता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब एसिड कौन से मेटल से रिएक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में एसिड जो है वो क्या करेगा, CO2 रिलीज करेगा, तो वो होगा मेटल कार्बोनेट। क्या होगा, वो होगा मेटल कार्बोनेट। और भैया आपको कार्बोनेट का फॉर्मूला आता होगा, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। क्या होता है भैया, CO क्या बोलते हैं इसको, CO3-। ये क्या होता है, ये कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। CO3-, ये जो होता है, ये क्या होता है, ये कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। और अगर यहीं पर आपको लग जाए कि मेटल बायकार्बोनेट, तो बायकार्बोनेट क्या होता है, HCO3। और याद रखिएगा मेटल बायकार्बोनेट के केस में भी क्या होता है, सेम चीज होता है। एसिड का रिएक्शन, देखिए अगर एसिड का रिएक्शन इतना करवाए ना, अगर इसी एसिड का रिएक्शन, अगर आप इसी एसिड का रिएक्शन, हम क्या बोल रहे हैं, इसी एसिड का रिएक्शन आप किससे करवा दीजिए, मेटल जो है सर बायकार्बोनेट से। और बायकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐड कर दीजिए और यहीं पर लिख दीजिए HCO3-। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनेट क्या होता है, CO3-। अगर बात करें कि इसका सर वैलेंसी कितना होता है, तो वो 2 होता है, और ये क्या होगा, HCO3। जब एसिड का रिएक्शन किसी HCO3, मतलब सर क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बायकार्बोनेट, तो उस कंडीशन में भी याद रखिएगा आपका ये मेटल साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 ही रिलीज करेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCO3 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया बायकार्बोनेट। इसका मतलब क्या समझे, जब भी किसी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के कार्बोनेट से होगा, चाहे मेटल के बायकार्बोनेट से होगा, तो उस कंडीशन में उस मेटल का साल्ट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आसानी पर विश्वास करते हैं कि सर यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। अब इसी के बाद में हम आपको पढ़ाएंगे यूजेज ऑफ एसिड। ये वीडियो देखिए कम से कम 4 से 5 क्लास जाएगा, तो आप इस वीडियो को समझना है, पढ़ना है, और अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत आएगा आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। और प्लीज़ अगर आपको कृष्णा सर का मेहनत अच्छा लगता है तो मेरे दोस्त, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, और अपने भाई को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, जिसके पास में पढ़ने के लिए, कोचिंग में देने के लिए पैसा नहीं है, आप उस विद्यार्थी तक क्या कीजिए, हमको पहुँचाइए, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।